ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट। अभी चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी लेक्चर में। ठीक है, पॉइंट था हमारा फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। चार चीजें मैंने याद कराई। पहला क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रहे आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये याद रखना, अभी फॉर्मूला बनाएंगे। फिर अगला आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। यहां से दो चीजें निकल करके बाहर आती है। पहला क्या कि जब जब एरिया बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। क्या बोले, whenever the area will increase the resistance will decrease, and in the second portion what I have said, when length of the conductor increases the resistance also increases। ठीक। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल, जितने अच्छे कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस कम होता है। इसको इस तरीके से याद रखना है। क्या, जितने अच्छा कंडक्टर होगा, जैसे सिल्वर, सिल्वर सुपर कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होगा। हाँ, गोल्ड, ये गोल्ड उतना सुपर नहीं है, तो इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस सिल्वर के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा हाई होगा, क्योंकि गोल्ड में भी मिक्सर होता है कॉपर का। ठीक। उसके बाद लास्ट में क्या आता है, टेम्परेचर। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि जब जब टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। तो इसमें जब फॉर्मूला बनाएंगे तो फॉर्मूला बनाने के लिए यही दोनों कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए जब दोनों फॉर्मूलों को एक साथ कंबाइन करते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आता है, 1/a इंटू एल होना चाहिए। अच्छा, तुम वहां से पढ़ते हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a इंटू एल होना चाहिए। तो यहां से आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन, कोई दिक्कत वाली बात। अब जब भी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाया जाएगा तो वहां पे क्या आएगा, इक्वल टू आएगा। इक्वल टू आएगा तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको रो कहेंगे। क्या कहेंगे, रो। और रो जो होता है उसके दो नाम होते हैं, रो के दो नाम। कौन कौन से, हाँ, कोई तो बढ़िया बोला है। रो का क्या नाम, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, वेरी गुड। और दूसरा नाम, चलो दूसरा नाम बता दो, डेयरी मिल्क ले लो 10 वाला। दूसरा नाम बता दो 10 वाला डेयरी मिल्क, स्कूल की ओर से। क्या लगता है, हाँ, क्या है, नहीं, दूसरा है, इसका नाम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। याद रखिए, स्पेसिफिक ठीक है। अब क्योंकि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए फॉर्मूला बन रहा है ना, इसमें A की वैल्यू क्या होगी, A की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि जब भी कोई वायर लिया जाएगा तो वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है, वायर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। बताइए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर, अब यार सेमीकंडक्टर तो अलग ही टॉपिक है वो तो तुम 12th में चले गए, क्योंकि सेमीकंडक्टर जब होता है तो उसमें डोपिंग किया जाता है। पढ़े हो, डोपिंग पढ़े हो? तो डोपिंग करने का मतलब क्या है, सेमीकंडक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक ओरिजिनल और एक बनाया जाता है। तो बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल्स को एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में कंबाइन किया जाता है। समझ आ रहा है? उसका रेजिस्टेंस किसी भी नॉर्मल गुड कंडक्टर से हाई ही होता है, इसीलिए तो वो सेमीकंडक्टर है। तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन सेमीकंडक्टर अभी मत सोचो तुम, मेरे ख्याल से अभी सोचना भी गलत है। 12 में सोचना आएगा 7 नंबर का। R इज इक्वल टू रो एल अपॉन पाई आर बनना चाहिए। यहां से क्या, रो का फॉर्मूला आर पाई आर स्क्वायर अपॉन एल आना चाहिए। कोई दिक्कत? अगर L का फॉर्मूला बनाए तो L इज इक्वल टू आर पाई आर स्क्वायर अपॉन रो, छूट गया, रो का फॉर्मूला बनाया है तो यहां पे आया है R। ठीक है, अब L का फॉर्मूला बनाते हैं। L का फॉर्मूला बना देंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे रो आ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसके बाद A का फॉर्मूला बनाते हैं। A का क्या होगा, A का फॉर्मूला क्या होगा,
रो एल अपॉन आर। याद रखिएगा ये 4 फॉर्मूले इससे बनेंगे। कहीं से कुछ भी पूछता है लगा दीजिएगा। एक बड़ी बात ये कि सपोज दे दिया 20 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 20 सेंटीमीटर दे दिया लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर। तो इसको मीटर में कैसे चेंज करेंगे? मीटर में क्या आएगा? हाँ ठीक, तो इसका एक आंसर तो हो जाएगा 0.20 मीटर से। ये लिखा जा सकता है, लेकिन ये लिखने के बाद आप सवाल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप जानबूझ करके अपने लिए खतरा बढ़ा रहे हैं, डेसिमल बढ़ा करके। इसीलिए आप खतरा ना बढ़ाइए। 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 इंटू 10 टू द पावर -2 लिखेंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा, अपने लिए खतरा मत बढ़ाइए डेसिमल बढ़ा करके। कैसे समझाओ? या सेंटीमीटर था मीटर में चेंज करना था तो 100 से भाग देंगे। तो 100 से भाग देने का मतलब क्या हुआ? ये देखो, तो 20/100 हुआ, तो इसको 20/10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। तो इसको 20 इंटू 10 टू द पावर -2 नहीं लिखेंगे। सही है? क्लियर है ये? क्या ये क्लियर है? एक सवाल लगाने के लिए तैयार है? क्या इस पे एक सवाल लगना चाहिए? ठीक, अब ये सवाल जब लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नोट करिए, हो गया? वेरी गुड। क्या नाम है? अच्छा, मिस्टर आलोक यही थे। पहले से ये पढ़ाई में एक्टिव लग रहे हैं मिस्टर। A wire of length 0.1 centimeter. A wire of length 0.1 centimeter having radius 0.02 सेंटीमीटर with a resistance of 20 micro ohms find its resistivity. Find its resistivity. 3 चीजें मैंने सवाल में दी है। पहला लेंथ, यानी L इज इक्वल टू क्या दिया है 0.1। किस में चेंज करना है? अभी तरीका क्या बताए थे? ठीक, उसके बाद मैंने क्या दिया? रेडियस। रेडियस क्या है? किस में है? किस में चेंज करना है? दोनों मीटर में आ गया। ठीक, तीसरा क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस। कितना दिया है? माइक्रो ओम्स को ओम्स में चेंज करने के लिए। समझ में आया? समझ में नहीं आया? टफ लग रहा है? जब चीजें ना समझ में आए तो समझ लो सही रास्ते पे जा रहे हो। ठीक है,
जब भी ऐसा फील हो ना कि बहुत आसानी से हो रहा है सब कुछ, समझ जाना गड़बड़ है, क्योंकि कुछ भी आसानी से हो ही नहीं सकता। बताओ भैया कितना आएगा? रो निकाल लो भैया, रो का फॉर्मूला क्या दिए थे? रो इज इक्वल टू कर लो, तुम भी हो ना 10th में इस साल, 2025-26 वाले में तुम्हारा भी फोटो आया है कि नहीं? एलओसी वाले में कर लो। कितना आएगा? रो का फॉर्मूला तो बोलो। आर पाई आर स्क्वायर अपॉन, क्लियर है? कर लेते हैं। आर क्या है? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू, हाँ रेडियस बताइए, रेडियस 0.02 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल, क्लियर है? और एल क्या है भैया? 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ठीक, लगभग ऐसा ही सवाल बोर्ड के रेंज में आता है। कितना आएगा बताइए? सबसे पहले पावर वाले नंबर्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। 20 इंटू 10 टू द पावर, पहले पावर वाले नंबर्स लिख रहा हूं, पावर वाले के बिना वाले, ये हो जाएगा 2.02 इंटू 0.02 इंटू, अब पावर्स वाले नंबर लिखो 10 टू द पावर -6, और इधर हो गया 10 टू द पावर 4। ये 2 2 जा 4 हो गया, प्लस कर दिए सीधे। या नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप और बढ़ेगा, फिर समझ में आ रहा है? बताओ कितना आएगा नीचे? 0.1 इंटू 10 टू द पावर -2, इधर मिटा रहे हैं। तुम लोगों को मेरे पास अभी कैलकुलेटर है नहीं, इसलिए क्विक कर, जल्दी जल्दी करना। इंटू 10 टू द पावर कितना हुआ? क्लियर है? नीचे क्या है? 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस, देखो कितना आसान हो गया। क्लियर है? अच्छा अब एक बात बताइए जरा, 20 इंटू 3.14, इसको क्या हम 2/100 लिख सकते हैं? इसको क्या हम 2/100 लिख सकते हैं? क्या नीचे 0.1 है? सही है, 3.14 था ना? क्या 20 इंटू 314 लिख सकते हैं? नीचे 100 लगा के, इंटू 2 अपॉन में आ गया 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 0.1, सही है? क्लियर है? मल्टीप्लाई करो, मेहनत करो, थोड़ा बहुत पढ़ने से नहीं होगा, पेपर आएगा ना हवा नहीं लगेगा। वो पेपर मिलेगा इतना मोटा तो पेपर है, वो पलटने में 10 मिनट लगता है पूरा। उसमें लिखा रहेगा फॉर द ब्लाइंड पीपल्स, फॉर द डेफ पीपल्स, फॉर द पीपल्स हु हैव नॉट स्टडीड होल ईयर, उसमें सब लिखा रहता है। मेरा एक स्टूडेंट था, वो अंधों वाला सवाल लगा के आया था, कह रहा सर ये भी लगा लिया। बोले तू अंधा है, देख ले पहले ठीक से उसको। वो अंधों वाला भी सवाल लगाया था, उसमें कैटेगरी बना रहता है फॉर द, मतलब फॉर दिव्यांग लोगों के लिए, उसमें कैटेगरी वो पूरा दिव्यांग का सवाल लगा के आया था। यही कॉलोनी का, दूर का नहीं, यही पढ़ता है, एकेडमिक ग्लोबल में पढ़ता था। हाँ पास हो गया, 10th था इसलिए पास हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकल जोड़ के पासिंग होता है। 12th रहता तो लटक जाता वो। तो ऐसा आप ना करें। बताएं कितना आएगा?
ट्वेंटी फोर या 80, 80 इंटू 314 डिवाइडेड बाई, यहां देख लो 0.1 से 100 मल्टीप्लाई होगा 10 आ जाएगा। कितना? 10 आएगा। इसका मतलब इन दोनों को हटा करके हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? 10। अब यहाँ पे आ गया 2 2 4 1 5 0, 1 2 3 4 5। इसको सॉल्व कर दीजिए, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। 80 को 314 से मल्टीप्लाई करो, अगला क्वेश्चन कराना है। कितना आया? कितना? 25,120 डिवाइडेड बाई 0.2512। क्या निकालना था? रजिस्टिविटी। आंसर क्या आएगा? ओम्स पर मीटर, ओम्स पर मीटर। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट और पावर, और एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी लास्ट में। पहले हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। किसको किसको हीटिंग इफेक्ट आता है? हीटिंग इफेक्ट किसको किसको आता है? कुछ नहीं आता? वेरी गुड। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट सीधे इस कंसेप्ट की बात करता है कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है वहां पे हीट प्रोड्यूस होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या क्या देता है? इलेक्ट्रिक ओवन दे सकता है, इलेक्ट्रिक प्रेस दे सकता है, इलेक्ट्रिक हीटर दे सकता है। इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को किसमें चेंज करता है? हीट एनर्जी में चेंज करता है। ठीक, बड़ी बात। तो अब बहुत ध्यान से समझो, ये कहता गया सीधे, ध्यान दो। सबसे पहले तो V इज इक्वल टू क्या? W अपॉन Q होता है। सही है, क्लियर है, डेरिवेशन है उसका, बहुत इंपॉर्टेंट है, आया था ये। तो क्या W इज इक्वल टू Q इंटू V होना चाहिए? सही है, जहां नहीं समझ में आया बताइएगा। W, Q का फॉर्मूला क्या? Q का फॉर्मूला I इंटू टी होता है। क्या Q का फॉर्मूला I इंटू टी होता है? क्या V का फॉर्मूला I इंटू आर होता है? दोनों की वैल्यूज रख दीजिए, I इंटू टी इंटू I इंटू आर। कितना आ गया? W इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, क्लियर है। अब W जो है, W यानी कि वर्क डन, वर्क डन और हीट दोनों का SI यूनिट जूल होता है, इसीलिए दोनों सेम है। तो W की जगह आप क्या रख सकते हैं? H, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटा डेरिवेशन है इसका। कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर तो उसमें भी है, ओम्स लॉ में भी है। तुम शायद एब्सेंट थे। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एट, ये चौक चल ही नहीं रहा।
ठीक है, दिस इज 85 डेज के अंदर में सबसे पहला जो बोर्ड लगा था ये वाला, वो आपके क्लास का और 9th का लगा था। उसके बाद 85 डेज बीता है और प्रेजेंट टाइम में स्कूल के हर एक क्लास में नया बोर्ड लग चुका है, हर एक क्लास में। नीचे के क्लासेस बचे थे वहां, मतलब आपके पूरे स्कूल में अब नए नए बोर्ड्स लग चुके हैं। बताइए, तो हीट का ऐसा यूनिट क्लियर है, बड़ी बात। ठीक, सर का क्लास है ना, कौन सा, अभी क्या पढ़ाना है? अरे मान लो उनका पीरियड है तो सर आप आइए, कोर्स कंप्लीट है, ठीक है, तब हमको पढ़ाने दीजिए। मेरा अभी कहीं नहीं है, आप देख लीजिए, टाइपिंग वाइपिंग का देख लीजिए, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में V इज इक्वल टू W अपॉन Q हो गया। ये याद रखिएगा, छोटा डेरिवेशन है, काम का है, ये बहुत काम का है। ठीक है, इस पे एक सवाल पूछता है हर साल नहीं बोल सकते, मतलब 2-2 साल के गैप पे, why nichrome wire is used in electric heaters and इलेक्ट्रिक आयरन। ठीक, बताइए, सवाल फेमस है, बढ़िया सवाल है। कह रहा आखिर नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक हीटर्स और इलेक्ट्रिक आयरन्स में क्यों किया जाता है? सवाल पूछा कई बार। आंसर क्या लिखेंगे? ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, हाई रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर, it produces lot of heat energy, even at due to high resistance of nichrome wire it produces lot of heat energy even at low temperature। मतलब टेम्परेचर बहुत कम भी रहेगा तब भी वो हीट करना शुरू कर देता है। उसके बाद it works on the principle of heat gain is equal to heat loss। बहुत इंपॉर्टेंट, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। अब देखिए, आपने ठंडी का महीना आ रहा है, इलेक्ट्रिक आयरन हम लोग मान लो सपोज इलेक्ट्रिक हीटर है हमारे पास, उसको हम ऑन कर दिए, स्विच दबाए, स्विच दबाने के बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, फिर वो हल्का हल्का जलना शुरू होता है। उस समय उसके अंदर धीरे धीरे हीट बढ़ता जाता है। कुछ समय के बाद वो पूरा गर्म हो जाता है। गर्म होता है तो पूरा रेड दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो पहले तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, फिर रेड हो गया, रेड हो जाने के बाद वो रेड ही रहता है। अगर टेम्परेचर और बढ़ाते जाए तब तो उसको पिघल जाना चाहिए, गल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब वो पूरी तरह से हीट हो जाता है, उसके बाद जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी वो बोर्ड से लेता है उतना ही हीट वो आपको
तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट, तो जितना लिया उतना दे दिया। समझ में आया? जस्ट लाइक सिंपल। सपोज तुम्हारे पास एक पानी की टंकी है, ये पानी की टंकी है और इसमें ऊपर से क्या लगा है? टैप लगा है। क्लियर है? और यहां पे क्या किया गया है? एक होल किया गया है, छेद बनाया गया है। अब क्या हो रहा है? इधर से जितना पानी आ रहा है वो इधर से निकल जा रहा है। ऊपर से जितना पानी उसमें गिर रहा है उतना ही पानी इधर से निकल जा रहा है। तो क्या टंकी में पानी का लेवल बढ़ेगा घटेगा? क्या बढ़ेगा घटेगा? ये कुछ समझ में भी आया? ये क्या बोले, समझ में आया? सिंपल एग्जांपल है, तुम्हारे घर में मोटर लगा है, ऑन कर दिए, ऊपर से जमीन से पानी जा रहा है उसके अंदर, और तुमने क्या किया? घर का 2-3 टैप खोल दिया, जितना पानी उसमें जमीन से अंदर जा रहा है उतना तुमने टैप से बाहर निकाल दिया। तो क्या टंकी कभी भरेगी? क्या वो उतना ही रहेगा। वही चीज यहां हो रहा है, जितना हीट आ रहा है उतना हीट लॉस हो जाता है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक हीटर और इलेक्ट्रिक आयरन ये दोनों इक्विलिब्रियम स्टेज पे काम करते हैं। इसी को कहते हैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इक्विलिब्रियम शब्द सुने हो? 24 और 25 तारीख को आप लोगों को स्कूल में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। मेडिकल चेकअप में आपका हाइट, वेट, बीएमआई, हाइट, वेट, क्या बीएमआई सुने हैं? बीएमआई नहीं सुने हैं? तुम्हारा तो ऊपर ही जा रहा है। बीएमआई मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब तुम्हारे हाइट के अकॉर्डिंग तुम्हारा वेट सही है कि नहीं है। तुमको तो पता ही है तुम्हारा ज्यादा है, थोड़ा कम करना है। इसके साथ आपको आपका ब्लड ग्रुप जानने का मौका मिलेगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप आपको उस दिन बता दिया जाएगा, और उसके साथ आपके आंखों में अगर कोई कमी है तो ये बताई जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया किसी भी बच्चे से नहीं लिया जाएगा। 24-25 को है, इसके लिए आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, छोटा फॉर्म दिया जाएगा। पहले वो फॉर्म आप अपने पेरेंट्स को दिखा देंगे कि सर ये चीजें स्कूल में हो रही हैं। पेरेंट्स परमिशन दे देंगे कि हाँ आज चेकअप करा लीजिए। बिना पेरेंट्स के मर्जी के किसी बच्चे का मेडिकल चेकअप नहीं किया जा सकता है। हाँ देखो, बर्नौली तुम हमसे 12 क्लास और 11 क्लास की बातें कर रहे हो। ठीक है, तुमको हम अलग से बता देंगे, लेकिन अभी ये लेक्चर चलने तो इसमें बर्नौली समझाएं। बस इतना जान लो, जहाज बर्नौली प्रिंसिपल पे उड़ता है। ठीक है, ठीक। पावर, क्या पावर कोई डिफाइन कर सकता है? हाँ बताइए। वेरी गुड, बैठिए। द रेट ऑफ, लेकिन इसको इलेक्ट्रिक के सेंस में कुछ और लिखा जाएगा। चलो द रेट ऑफ डूइंग वर्क लेते हैं। द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, क्या पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होना चाहिए? क्या पावर का एसआई यूनिट वॉट होना चाहिए? वेरी गुड। एसआई यूनिट क्या होता है? वेरी गुड, WA+T। क्या पावर का अदर यूनिट हॉर्स पावर भी होता है? पावर का अदर यूनिट, क्या पावर का अदर यूनिट हॉर्स पावर भी होता है? हॉर्स पावर और वॉट में क्या रिलेशन है? हॉर्स पावर जो है वो इंजन का जो पावर होता है वो हॉर्स पावर में ही नापा जाता है। खास करके ट्रैक्टर्स के जो इंजन्स होते हैं
बताइए। ठीक है, याद रखिएगा हमेशा 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। ठीक है, 746 वॉट्स याद रखिएगा। हो सकता है कन्वर्जन आ जाए। ये नोट कर लो, इधर मिटा के 2-3 डेरिवेशन करेंगे छोटा छोटा। थोड़ा जल्दी करिए, अभी इंग्लिश स्पीकिंग है। हो गया? आपका नहीं है, छोटे बच्चों का। क्या पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम है? क्या वर्क का फॉर्मूला क्या लिख दें? वर्क का फॉर्मूला क्या लिख दें? वर्क को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या इसके जगह V इंटू क्यू अपॉन टी आना चाहिए? क्या P इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन टी आना चाहिए? क्या P इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी को I कहा जाता है? एक फॉर्मूला। ठीक, अगला क्या P इज इक्वल टू V इंटू I होना चाहिए? यही से लिए। क्या V की जगह IR लिख सकते हैं? IR इंटू I कितना हो गया? ठीक, क्या P इज इक्वल टू V इंटू I होता है? बोलो भैया। क्या I इज इक्वल टू, एक मिनट, क्या I का कोई फॉर्मूला है? क्या है? और कोई? I का फॉर्मूला V अपॉन R है। तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? ठीक है, एटलीस्ट ये 3-4 नॉर्मल फॉर्मूले जो याद रखना चाहिए। अब इसमें से क्या यूज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये बाद में पता चलेगा। तो ओवरऑल कुल मिला जुला करके 4 फॉर्मूले पावर के याद रखिएगा। कितना? 4 फॉर्मूला एटलीस्ट पावर का हमको याद होना चाहिए। अब पावर अगर आ गया तो वहीं से क्या जन्म लेता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक लिखिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इंटू, बहुत इंपॉर्टेंट है, E इज इक्वल टू P इंटू T। अब देखिए जरा, हाँ चलिए, बताइए लगभग आपके घर में कितने बल्ब्स हैं? 3, 4, 5, 6 कितने? 12 बल्ब है। वेरी गुड, 25 बल्ब है। ठीक, ओवरऑल मान लेते हैं 10 बल्ब हैं, और एक बल्ब जो है कितने वॉट का? 100 वॉट ले ले, तो टोटल कितना वॉट हो गया?
ठीक है, उसको जलाओ आराम से। या बताओ, तो बल्ब कितना हो गया, उसको जलाओ, जला के उसमें बैठे रहो चारों तरफ जला के। ये 10 × 100 कितना आया? ये सोलर सिस्टम है क्या तुम्हारा घर? यहां देखो, अब अगर फैन की बात करें, लगभग 5 पंखा मांग ले, एक का 500 वाट ले ले, कितना हो गया? 5000 वाट, 2500 वाट। रेफ्रिजरेटर ले ले, एक रेफ्रिजरेटर 1000 वाट का, शांत रहो, कितना आएगा? ठीक, एक चीज और बढ़ा लेते हैं, एक बढ़ा ले, 500 वाट का, कितना हो गया? ओवरऑल इतना लेके चलते हैं कि आपके घर में फिलहाल इतना यूज हो रहा है। ठीक, टोटल पावर कितना है? टोटल पावर जोड़ दीजिए, टोटल पावर जोड़ के बताइए क्या आ रहा है? कितना? 5000। ये टोटल पावर आ गया, पावर आ गया। अब एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि इतनी चीजें एक दिन में 4 घंटा यूज होती हैं। कितनी? 4 घंटा मान लेते हैं, तो टाइम कितना हो गया? 4 आवर्स। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू, तो पावर कितना आया? 5000 आया ना? इसको तुरंत 1000 से डिवाइड करिएगा किलोवाट में चेंज करने के लिए। ये घर का बिल निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है? इस जो भी वॉट में आता है उसको किससे डिवाइड करेंगे ताकि ये किस में चेंज हो जाए? किलोवाट में, क्योंकि मीटर में जो भी रीडिंग आता है वो किलोवाट में आता है, वॉट से उसको कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। कितना घंटा यूज हो रहा है? चलिए मान लेते हैं जनवरी का महीना, तो कितना दिन यूज हुआ? कौन जनवरी 30 है भैया? ये कौन सा महीना है? सितंबर कितने दिन का है? 30 मान ले, चलो 30 दिन यूज कर लो। कितना है बताओ? कितना आया? किसको 1200 नजर आ रहा है? ये 600, आपका 600 किलोवाट आवर एनर्जी यूज हुआ है। 600 किलोवाट जो है ना, 600 किलोवाट आवर को 600 यूनिट कहा जाता है। क्या? 600 यूनिट। अब गवर्नमेंट लगभग जो रेसिडेंशियल घर है गांव के अंदर, शहरों के अंदर और कॉमर्शियल, 3 तरह के इलेक्ट्रिसिटी बिल लिए जाते हैं। अगर हम गांवों की बात करें तो लगभग 5 रुपया 1 यूनिट, आसपास 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। 6 रुपया ले लें, चलो 6 रुपया, तो गांव के हिसाब से 600 यूनिट जला और 1 यूनिट का कितना रुपया? कितना आ गया? 3600 रुपया आपका बिल आ रहा है इस हिसाब से। 3600, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन आप अपने अपने घर का इस तरीके से बिजली बिल निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, हाँ, किसमें कितना वॉट यूज हो रहा है ये नहीं जान सकते तुम, ठीक है? वो तो हम सवाल पढ़ाने के लिए अपने हिसाब से लिए हैं, लेकिन तुम इतना कर सकते हो कि सपोज आज तुम्हारा बिजली बिल आया, आदित्य, आज तुम्हारा बिजली बिल आया, तो आज रीडिंग ले लो, आज मीटर रीड कर लो। मान लो मीटर रीड की 1040 बता रहा था, मान लेते हैं 1040 बता रहा था आज, और फिर एक महीने बाद गए 1240 बता रहा था, तो कितना यूनिट चला? कितना यूनिट चला? 100 यूनिट, 200 यूनिट चला। कितना? मतलब 200 किलोवाट आवर चला, और 1 किलोवाट आवर का कितना ले रहे थे? 6 रुपए। कितना बिल आया? सिंपल,
इस तरीके से मीटर रीड करना सीखो और फिर देखो अपने अकॉर्डिंगली बिल निकाल करके और जो बिल आता है उसको कंपैरिजन करो। कंपैरिजन करो कि नजर आएगा कभी कभी गवर्नमेंट 10-20 रुपए 50 रुपए चीट भी करती है। ये कई बार हम लोग पकड़े अपने घर के अंदर, फिर उसको जाकर के कंप्लेन करा करके कम भी कराया जा सकता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक एनर्जी। इतना ध्यान में रखना है पहले लेक्चर दूसरे लेक्चर में।